हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका सब्जेक्ट वेंचर के इस नए वीडियो में, जिसमें आप सबका सब्जेक्ट वेंचर के इस नए वीडियो में जिसमें आज हम अंग्रेजी ग्रामर के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर सबऑर्डिनेट कंजक्शंस पर अपनी वीडियो प्रस्तुत कर रहे हैं। यह वीडियो आपको अंग्रेजी के सही उपयोग या ये कह सकते हैं कि अंग्रेजी को करेक्ट करने में बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। पूर्व में भी अंग्रेजी ग्रामर से रिलेटेड कुछ वीडियोस अपलोडेड हैं, आप उनको देख सकते हैं। बहुत समय न गंवाते हुए आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो को प्रारंभ करते हैं। नियम नंबर 1, दैट का प्रयोग डायरेक्ट नरेशन में नहीं होता है। जैसे ही सेड दैट, इन्वर्टेड कॉमा, आई शैल गो, इस वाक्य में जो दैट शब्द है ये गलत है, दैट का प्रयोग यहां पे नहीं होगा। नियम नंबर 2, दैट के बाद इंपरेटिव, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी या ऑप्टेटिव वाक्य नहीं आता है, यानी इन वाक्यों का प्रयोग दैट के बाद नहीं किया जाएगा अगर इनडायरेक्ट सेंटेंस है तो। जैसे ही सेड दैट गो फास्ट, गलत सेंटेंस है। ही सेड दैट व्हेन डिड ही कम हियर, इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये भी गलत है। ही सेड दैट नाउ ब्यूटीफुल द ताज इज, ये भी सेंटेंस गलत है। आई सेड दैट यू मे लिव लॉन्ग भी गलत है। नियम नंबर 3, यदि दैट से पहले वाले क्लॉज में पास्ट टेंस का प्रयोग हुआ है तो बाद वाले सेंटेंस में भी पास्ट टेंस आना चाहिए। जैसे ही सेड दैट ही वुड स्टडी हिज बुक, यहां पे वुड शब्द को ध्यान देना है कि सेड चूंकि पहले दैट पास्ट टेंस में प्रयोग हुआ है, इसलिए यहां पे विल का प्रयोग नहीं होगा, विल की जगह वुड आएगा। यहां पे मे होगा तो माइट होगा, यदि कैन होगा तो कुड होगा, विल होगा तो वुड होगा, और अगर शैल का प्रयोग हुआ है तो शुड होगा, यानी बाद में पास्ट फॉर्म ही आएगी। नियम नंबर 4, दैट के बाद वाले क्लॉज में प्रोनाउन को इनडायरेक्ट नरेशन के अकॉर्डिंग बदला जाना चाहिए। जैसे ही टोल्ड मी दैट आई हैड नॉट गिवन हिम माई बुक, ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहां पे आई शब्द जो है वो यू होने पर आपके लिए आता है, आपको ही प्रयोग करना होगा क्योंकि वो अपने लिए उस बात को कह रहा है। तो ऐसे में आपको ध्यान देना है कि इनडायरेक्ट सेंटेंस में दैट के बाद आने वाले फर्स्ट पर्सन के जितने भी प्रोनाउन होंगे उनका चेंज रिपोर्टेड स्पीच के पास्ट टेंस के अकॉर्डिंग या उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हो जाएगा। इस तरीके से हमें ध्यान देना है कि फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और सेकंड पर्सन के प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल जाएंगे। नियम नंबर 5, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस या इंट्रोगेटिव एडवर्ब से पहले दैट का प्रयोग गलत है। जैसे ही आस्क्ड मी दैट हु हैड स्टोलन हिज पेन, यहां पर हु हैड लिखा हुआ है, हु एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, इसके पहले दैट का प्रयोग नहीं होगा। यहां पर हु ही कंजक्शन का काम भी करेगा। ही आस्क्ड मी दैट व्हेन आई हैड गॉन टू हिज विलेज भी गलत है, चूंकि व्हेन टाइम को शो करने वाला एक एडवर्ब है और इसके साथ दूसरे सेंटेंसेस का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इस तरीके से दैट का प्रयोग इंट्रोगेटिव प्रोनाउन या एडवर्ब से पहले नहीं होगा। नियम नंबर 6, रिलेटिव प्रोनाउंस और रिलेटिव एडवर्ब सदा एडजेक्टिवल क्लास बताते हैं, यानी ये दोनों के दोनों क्लॉज अपने पहले आने वाले एंटीसीडेंट, यहां पे एंटीसीडेंट को ध्यान दें, एंटीसीडेंट नाउन है जो कि ठीक उस शब्द के पहले आता है जिसकी वो विशेषता बता रहा है या जिसको वो क्वालिफाई कर रहा है। तो इस तरीके से रिलेटिव प्रोनाउन और एडवर्ब को ध्यान में रखकर इसका प्रयोग किया जाना चाहिए। तो हमें यह ध्यान देना है कि रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब हमेशा उस एंटीसीडेंट के साथ में रखे जाने चाहिए जिसकी वो विशेषता बता रहे हैं। अगर ये उससे दूर रखे जाएंगे तो ये उस शब्द की विशेषता ना बताकर किसी और शब्द की विशेषता बता देंगे। यदि एंटीसीडेंट के रूप में कोई सजीव प्राणी है, यहां पे क्लासिफिकेशन है, तो एंटीसीडेंट के बाद हु का प्रयोग
whom का प्रयोग whose का प्रयोग होगा। अगर वो सब्जेक्ट है तो who आएगा, अगर वो ऑब्जेक्ट है तो whom आएगा, अगर वो पजेसिव केस में है तो whose आएगा। which का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि which का प्रयोग निर्जीव वस्तुओं के साथ होता है। इंट्रोगेटिव में कौन सा शब्द क्या प्रयोग करता है, इस विषय पर एक वीडियो बनाई जा चुकी है। आपसे रिक्वेस्ट है कि इंट्रोगेटिव वर्ड्स और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की वो वीडियो आप अवश्य देख ले, आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा। नियम नेक्स्ट, यदि एंटीसीडेंट के रूप में कोई अब्स्ट्रैक्ट नाउन आता है तो सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव होगा। जैसे थिंग है तो दैट का प्रयोग किया जाएगा। यदि नाउन से पहले सच या सेम का प्रयोग हुआ है, यहां पे ये एक सबऑर्डिनेट कंजक्शन से के रूल हैं, तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि किस शब्द के बाद कौन सा प्रोनाउन आना जरूरी है और कौन सा नहीं आएगा। तो सच और सेम का प्रयोग अगर पहले हुआ है तो बाद में एज का प्रयोग होगा, वहां पर दूसरी चीज नहीं आएगी। सच एज होगा, सेम एज होगा। वन और नोबडी का प्रयोग अगर पहले हुआ है तो उसके बाद बट का प्रयोग होगा। आप हमेशा ध्यान रखें, ये पेयर्स में आते हैं, इन सेंटेंसेस में आपस का रिलेशन होता है, इन्हें रिप्लेस नहीं करेंगे। स्थान सूचक प्लेस डिनोटिंग नाउन, जो कि किसी जगह विशेष की बात बता रहे हों या उसकी विशेषता बता रहे हों, तो ऐसे नाउन के बाद वेयर का प्रयोग मस्ट है। अगर समय सूचक कोई नाउन आया है जो टाइम को बता रहा है तो व्हेन का प्रयोग मस्ट है। मैनर बताने वाले एंटीसीडेंट के बाद हाउ का प्रयोग आया होगा, और रीजन या कॉज बताने वाले नाउन एंटीसीडेंट के बाद वाई का प्रयोग किया जाएगा। नियम नंबर 7, लेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। कहीं ऐसा ना हो कि, ये इसका हिंदी ट्रांसलेशन है, के बाद शुड का प्रयोग होता है, और ये याद रखेंगे कि शुड के बाद फिर नॉट नहीं आएगा। जैसे ही लेबर्ड हार्ड लेस्ट ही शुड फेल, यहां शुड नॉट नहीं होगा, उसने कठिन मेहनत की, कहीं ऐसा ना हो कि वो फेल हो जाए। नेक्स्ट, अनटिल, जब तक नहीं, इसका हिंदी अर्थ होता है यह समय सूचक संयोजक है जो टाइम को बताता है, और जबकि अनलेस अगर हो शर्त सूचक संयोजक है। यानी अनटिल एक टाइम डिनोटिंग क्लॉज लेगा और अनलेस एक कंडीशन रिलेटेड क्लॉज लेगा। आई शैल वेट हियर अनटिल यू कम बैक, आपके आने के समय तक मैं वेट करूंगा। यू कैन नॉट सक्सीड अनलेस यू वर्क हार्ड, अब यू वर्क हार्ड एक शर्त है और यू कैन कम बैक एक टाइम को बताने वाली क्लॉज है। तो इसलिए याद रखें, अनटिल के स्थान पर अनलेस और अनलेस के स्थान पर अनटिल का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। दोनों अलग अलग चीजें बताते हैं। अगर आप एक साथ दोनों को समझेंगे तो हो सकता है आप एक दूसरे के साथ मिसप्लेस कर दें। नियम नेक्स्ट, व्हाइल एंड व्हेन। व्हेन का प्रयोग एक कार्य की समाप्ति और दूसरे कार्य को प्रारंभ करने की बात बताता है। यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जहां पर एक कार्य हो जाने के बाद दूसरा कार्य होता है, वहां व्हेन का प्रयोग होगा। जबकि व्हाइल दोनों कार्यों को चालू रहना बताता है, यानी एक कार्य के होते रहने के दौरान दूसरा जब कार्य होगा तो व्हाइल का प्रयोग होगा। जैसे व्हेन आई एंटर्ड द रूम आई सॉ अ स्नेक, जब मैंने कमरे में प्रवेश किया तब मैंने एक सांप देखा। While it was raining, I started for home, जब ये बारिश हो रही थी मैंने घर के लिए यात्रा शुरू की। याद रखना है, यात्रा शुरू करते समय while यानी बारिश हो रही थी, इसलिए while आया है। नियम नंबर 10, as if, as though, दोनों का प्रयोग मानो की होता है, जैसे की होता है। इसके बाद हमेशा पास्ट टेंस का प्रयोग होगा। एंड ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहां पर चूंकि ये इमेजिनेशन क्लॉज होती है, हमेशा हेल्पिंग वर्ब के तौर पर वेयर का प्रयोग किया जाएगा। आप इसमें कंफ्यूज ना हो कि ये सिंगल नंबर के साथ वेयर कैसे आता है। यानी अगर अनकंडीशनल अनरियल कंडीशन दी गई है तो वहां पर वेयर का प्रयोग होगा। जैसे आई फील, मैंने ऐसा महसूस किया, एज दो आई वर स्प्लिट इन टू।
मैंने ऐसा महसूस किया जैसे कि मैं दो पार्ट में बट गया हूं। एक्ट, कार्य करो, एज इफ यू आर हैप्पी, जैसे कि तुम बहुत खुश हो। अब दोनों में कंडीशन नहीं है लेकिन मानी गई है। नियम नंबर 11। नेक्स्ट नियम, सो ऑब्लिक दैट, इन ऑर्डर दैट, ऑब्लिक दैट, इनका प्रयोग ताकि के सेंस में होता है। ये एडवर्बियल क्लॉज है जो एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस बताती है। इसके पश्चात मे एंड माइट का प्रयोग होगा। याद रखना है मे तभी आएगा जब पहले वाले क्लॉज में प्रेजेंट टेंस का प्रयोग हुआ हो। अगर पहले वाले क्लॉज में पास्ट टेंस का प्रयोग हुआ होगा तो बाद वाले वाक्य में मे का माइट हो जाएगा, शैल का शुड हो जाएगा, क्योंकि पर्पस दिखाया गया है एंड पर्पस में मे का ही प्रयोग होता है। जैसे ही इज वर्किंग हार्ड सो दैट ही मे सक्सीड। नेक्स्ट नियम नंबर 12, सो दैट, इतना कि, यहां पर इन दोनों के बीच में एक गैप रहेगा और वो गैप एक एडवर्ब या एडजेक्टिव लेगा। यह एडजेक्टिव ऐसी कंडीशन बताएगा जो कि नहीं नीडेड है या डिजायरस नहीं है। जैसे ही इज सो डैश डैश दैट है, बीच में वीक आया है, वो इतना कमजोर है कि ही कैन नॉट स्टैंड अप, वो खड़ा भी नहीं हो सकता है। तो सो और दैट के बीच में गैप होगा, वहां पर एक एडजेक्टिव या एडवर्ब आएगा। नियम नंबर 13, दो या ऑल्दो के बाद बट का प्रयोग गलत है, येट का प्रयोग सही है। लेकिन आजकल येट की जगह पर कॉमा का प्रयोग ज्यादा सही माना जाता है, इसलिए कॉमा का प्रयोग करना ज्यादा उचित होगा। दो ही वर्क हार्ड, कॉमा ही फेल्ड, वेरी करेक्ट सेंटेंस। दो ही वांटेड टू सक्सीड, कॉमा, यहां पे कॉमा उस वाक्य को पहले से हटा रहा है, कॉमा येट ही डिड नॉट वर्क हार्ड, फिर भी उसने कठिन मेहनत नहीं की। वो सफल होना चाहता था लेकिन उसने कठिन मेहनत नहीं की। यहां पर सेंटेंस एडवर्स रिलेशन बताता है, इसे हम अपोजिशन कह सकते हैं, ऐसी कंडीशन कह सकते हैं जहां पर कि अपोजिट कंडीशन दिखाई गई हैं। ये सेंटेंस कॉम्प्लेक्स का सेंटेंस होता है। ऐसे सेंटेंस में बाद वाली क्लॉज पहली वाली क्लॉज के जो तथ्य हैं उनसे अपोजिट बात को शो करता है। जैसे उसे पास होना था तो उसे कठिन मेहनत करनी चाहिए थी बट नहीं की। नियम नंबर 14, निगेटिव वाक्य में तुलना प्रकट करने के लिए शो एज का प्रयोग होता है, अफर्मेटिव में एज का प्रयोग होता है। ये डिग्री ऑफ कंपैरिजन की पॉजिटिव डिग्री का मैटर होता है, जहां पर कि दो चीजों के बीच में तुलना की जा रही है। अगर तुलना निगेटिव है, जैसे कि राम इज नॉट सो रिच एज मोहन, राम उतना रिच नहीं है जितना कि मोहन, या राम इज एज रिच एज मोहन, राम उतना रिच है जितना कि मोहन। दोनों में अंतर है कि पहला निगेटिव है और बाद वाला पॉजिटिव है। तो अगर निगेटिव सेंटेंस आया है तो सो एडजेक्टिव प्लस एज आएगा, पॉजिटिव सेंटेंस आने पे एज एडजेक्टिव एज आएगा। देन कंजक्शन के रूप में आया है तो उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, यदि प्रीपोजिशन के रूप में है तो ऑब्जेक्ट फॉर्म आता है। जैसे ही लव्स यू मोर देन आई, यहां पर आई डू होता है यानी सब्जेक्ट के तौर पर है। ही लव्स यू मोर देन मी, जितना कि वो मुझे प्यार करता है, वो मुझसे ज्यादा आपको प्यार करता है, एज अ ऑब्जेक्ट आया है, इसलिए यहां पे ऑब्जेक्ट केस आएगा। ये कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस है। फ्रेंड्स, इट इज हम्बल रिक्वेस्ट टू यू ऑल, काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल एंड गिव अस द इंस्पिरेशन एंड सपोर्ट सो दैट हम आपके लिए आगे और अच्छा और बेहतर और सही कंटेंट प्रोवाइड कराने में सफल हो सकें। थैंक यू। वीडियो प्रारंभ करते हैं। नियम 15, बिफोर के पहले वाला क्लॉज सदा पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है और बाद वाला क्लॉज पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है। जैसे वी हैड फिनिश्ड आवर वर्क बिफोर यू कम, हम अपना काम खत्म कर चुके थे जबकि आप आए। आफ्टर के पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस और बाद में पास्ट परफेक्ट टेंस आता है। जैसे वी स्लेप्ट आफ्टर द सन हैड सेट। नियम नंबर सी, इसी कंडीशन में सो सूनर के बाद क्रिया, फिर सब्जेक्ट,
और फिर मुख्य क्रिया आती है, जबकि दूसरा क्लॉज हमेशा देन से प्रयोग होता है, जैसे नो सूनर डिड इट रेन देन आई वेंट इनसाइड। यहां पे फ्रेंड्स सो की जगह नो होगा, इसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूं। नियम नंबर 16, इफ वाला क्लॉज यदि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में है, तो प्रिंसिपल क्लॉज में फ्यूचर टेंस का प्रयोग किया जाएगा, जैसे इफ यू वर्क हार्ड, अगर आप कठिन मेहनत करेंगे तो यू विल गेट सक्सेस, आप पास हो जाएंगे। देखने में लगता है कि दोनों फ्यूचर में होंगे, लेकिन कंडीशन हमेशा प्रेजेंट में होगी। इफ वाले क्लॉज में अगर पास्ट टेंस है तो प्रिंसिपल क्लॉज में वुड का प्रयोग होगा, जैसे इफ आई वर रिच, अगर मैं अमीर होता, यहां पे अनरियल कंडीशन होती है, एक इमेजिनेशन होती है, आई वुड बाई अ कार, तो मैं कार खरीद लेता। अगर सी नियम के तहत इफ वाला क्लॉज पास्ट परफेक्ट में है तो बाद में प्रिंसिपल क्लॉज में वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म आएगी, जैसे इफ यू हैव हेल्प्ड मी आई वुड हैव सक्सीडेड इन माई अटेम्प्ट, अगर आपने मेरी मदद की होती तो मैं सफल हो गया होता। नियम नंबर 17, यदि वाक्य में डाउट या डाउटफुल का प्रयोग हुआ है तो दैट का प्रयोग होता है, जैसे आई डाउट वेदर ही विल कम आर नॉट। यहां पर ऑप्शनल होने पर, चूंकि वहां ऑप्शन है, वेदर का प्रयोग किया गया है, दैट का प्रयोग डाउटफुल और डाउटफुल के साथ नहीं होता है, यहां पे मुझसे नहीं छूट गया है। नियम नंबर 18, यदि कारण बताने वाले वाक्य में एज का प्रयोग किया गया है, जैसे एज क्लॉज को सबसे पहले रखा जाएगा, जैसे एज आई एम इल आई कैन नॉट गो देयर, चूंकि मैं बीमार हूं, यहां पे रीजन दिया गया है, मैं वहां नहीं जा सकता, यानी जहां पर रीजन एज के साथ बताया जाए वहां पे वो क्लॉज सबसे पहले आएगी। एज और लाइक दोनों का अर्थ या जैसे समान होता है, लेकिन एज संयोजक के तौर पर काम करता है, जबकि लाइक एक प्रीपोजिशन के समान प्रयुक्त एडजेक्टिव है। तो आपको ये बात ध्यान देनी है कि एज के साथ जब हम प्रयोग करेंगे तो इसे हम कंजक्शन मानेंगे, जैसे आई एम लाइक हिम, मैं उसके जैसा हूं। आई एम एज गुड एज ही, मैं उतना अच्छा हूं जितना कि वो, यहां ये कंजक्शन है। यू शुड एक्ट लाइक आई डू, तुम्हें वैसे ही काम करना चाहिए जैसे मैं कर रहा हूं, यहां पर लाइक गलत हो जाएगा, क्योंकि कंजक्शन के तौर पर लाइक का प्रयोग नहीं होगा। अगर ऐसा होगा तो बाद में ऑब्जेक्ट लाना होगा, जैसे यू शुड एक्ट लाइक मी, एक सही सेंटेंस होगा। मुझे आशा है आप मेरी बात समझ रहे हैं। सम मोर एग्जांपल्स, इनकरेक्ट और करेक्ट सेंटेंस पे डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। इनकरेक्ट सेंटेंस देखिए, नो सूनर हैड ही सीन द बियर व्हेन, अब नो सूनर के बाद देन आता है, फ्रेंड्स व्हेन का प्रयोग गलत है, इसलिए इस वाक्य में हम देन का प्रयोग करेंगे। नो सूनर हैड ही सीन द बियर देन ही रैन अवे, फ्रेंड्स यहां पे टाइपिंग मिस्टेक है, नियर में बियर होगा। राम नाइदर लाइक फिश नॉर मीट, यहां पर राम के बारे में देखा जाए तो लाइक्स में ऑप्शन नहीं है, फिश और मीट में ऑप्शन है, तो नाइदर नॉर का प्रयोग केवल ऑप्शंस के बीच में होगा। राम पसंद करता है ना तो फिश ना तो मीट, यानी इन दोनों का प्रयोग ऑप्शंस के बीच में ही होगा। अगला सेंटेंस, प्रिंसिपल अलोंग विद टीचर्स वर एब्सेंट, फ्रेंड्स ये सेंटेंस गलत है। जहां कहीं भी वाक्य में अलोंग विद होगा, टुगेदर विद होगा, विद ऑल होगा, वहां पर वर्ब हमेशा अपने पहले वाले सेंटेंस के साथ एग्री करेगी। यहां पे टीचर्स के अकॉर्डिंग वर ना लग के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग वॉज आएगा, तो प्रिंसिपल अलोंग विद द टीचर्स वॉज एब्सेंट एक सही सेंटेंस होगा। दो आई एम पुअर, अब मैं बता चुका हूं दो के बाद कॉमा या येट का प्रयोग होगा, यहां बट आया है इसलिए सेंटेंस गलत होगा। बट आई शैल हेल्प यू ये गलत सेंटेंस है। दो आई एम पुअर कॉमा आई शैल हेल्प यू एक करेक्ट सेंटेंस होगा। नियम नेक्स्ट एग्जांपल, हार्डली हैड वी रीच्ड द स्कूल देन इट बिगैन टू रेन, अब यहाँ पे हार्डली हैड से सेंटेंस शुरू हुआ है, तो सेंटेंस के हार्डली हैड के बाद कंजक्शन के तौर पर व्हेन आना चाहिए, इसलिए हम इसमें व्हेन लगा के सेंटेंस को करेक्ट करेंगे। हार्डली हैड वी रीच्ड द स्कूल व्हेन इट बिगैन टू रेन।
आई आस्क्ड हिम व्हाट ही हैड डन, ये एक इनकरेक्ट सेंटेंस है। आई आस्क्ड हिम व्हाट ही हैड डन, यहां पर ये सही सेंटेंस होगा, क्योंकि दैट के पहले व्हाट के पहले दैट का गलत प्रयोग हुआ है। फ्रेंड्स, अगली स्लाइड में आपके लिए कुछ सेंटेंसेस हैं। मुझे उम्मीद है आप इन सेंटेंसेस को आसानी से सॉल्व करके करेक्ट बना पाएंगे। मैं बस सच सेंटेंस रीड करता हूं। आई टोल्ड हर यू शुड क्राई व्हेन आई एम डेड। आगे देख सकते हैं नेक्स्ट कुछ सेंटेंसेस हैं, जैसे कि ही लेबर्स हार्ड लेस्ट ही विल फेल। आपको अगर समझ में आ रहा हो, यहाँ पे विल का प्रयोग गलत हुआ है। ही अपीयर्स एज ए फ्रेश ट्रबल विल कम, ये भी गलत है, वर कम होगा। सेवरल और सेंटेंसेस हैं जिनको कि आप पढ़ सकते हैं। इन सेंटेंसेस का देने का या बताने का मेरा उद्देश्य आपके ज्ञान के स्तर को आजमाना या चेक करना बिल्कुल नहीं है। ये मेरे लिए एक सुविधाजनक चीज़ है कि मैं चाहता हूं कि इन सेंटेंसेस को आप करेक्ट करने की कोशिश करें, और अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। फ्रेंड्स, एक हम्बल रिक्वेस्ट आपसे वीडियो के अंत में कि आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने दोस्तों तक शेयर करें, और अगर कोई सुझाव है इस वीडियो से रिलेटेड, यद्यपि मैं अपोलॉजी चाहता हूं कि इसमें कुछ टाइपिंग मिस्टेक्स हैं, अगर और कोई सुझाव है तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपके सुझावों का हमें इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद।